हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्ञान प्रकाश। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं इतिहास विषय को लेकर वैदिक सभ्यता के रूप में। जी हाँ, वैदिक सभ्यता जो कि प्रोटो हिस्टोरी आदि इतिहास का एक भाग है, जिसमें भारतीय संस्कृति की पश्चिमोत्तर भारत में वैदिक सभ्यता से जुड़ी अवधारणाओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि भारत की प्रथम संस्कृति का अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्यावर्त की संस्कृति है, वैदिक सभ्यता से ही जाना जाता है। इस सभ्यता के कौन निर्माण करता थे, इस सभ्यता का वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ऋग वैदिक काल का पीरियड क्या है, उत्तर वैदिक काल का पीरियड क्या है, और इस सभ्यता की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक चेतना क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव विशेषता क्या थी, इस वैदिक सभ्यता का मूल मंत्र है। ऋग्वेद की रचना से लेकर ऋग्वेद के रचनाकार तक, महिलाओं की स्थिति से लेकर धर्म की विचार तक, सामाजिक संरचना से राजनीतिक अवधारणा तक वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विषय वस्तु रहे। वैदिक सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, अफगानिस्तान और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित होने वाली ग्रामीण सभ्यता थी। जहाँ वैदिक सभ्यता, जहाँ पर यायावरी सभ्यता भी थी, तो वहीं पर इसकी अवधारणा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के साथ अस्थायी जीवन पद्धति में शुरू होती है और कबीलाई ढांचा छोड़कर कृषक समाज के नजदीक ये वैदिक सभ्यता आती है। हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता जो भारतीय संस्कृति की, आर्य संस्कृति की जो अवधारणा है, भारतीय संस्कृति की वर्तमान की पहचान की दूरस्थ जो समय काल है वो वैदिक काल है। भारत की संस्कृति का निर्माण का तत्व वैदिक काल में, भारत की धार्मिक संरचना की पहचान वैदिक काल में, सिंधु नदी से सरस्वती, झेलम, चिनाब, व्यास, शतुद्री से लेकर विपाशा तक, अस्कनी से पुरुषनी तक और गोमल से लेकर काबुल की कुभा नदियों के बीच में जिस सभ्यता की पालना जननी रही, वह क्षेत्र वैदिक सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर भारत में आपको मिलती है। अगर हम वैदिक काल पर दृष्टिपात करते हैं तो ये वैदिक काल को इतिहासकार सबसे पहले प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, अर्थात आदि इतिहास काल में। वैदिक सभ्यता इतिहास के जिस कालखंड में जाना जाता है, इतिहास के कालखंड के 3 भाग हैं। एक इतिहास का कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा इतिहास का कालखंड है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा इतिहास का खंड है प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है ना। तो इतिहास के 3 कालखंड की संरचना पाई जाती है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में उसे कहते हैं जिस समय आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था और जानकारी का स्रोत केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पुरातात्विक स्रोत था। दूसरा एक चैप्टर है प्रोटो हिस्टोरिक काल, आद्य इतिहास, उसे वैदिक सभ्यता हमारे आद्य ऐतिहासिक काल की है। प्रोटो हिस्टोरिक काल उसे कहते हैं कि जिस काल में मानव है ना पढ़ना लिखना तो जानता, मतलब जिस काल में मानव के बारे में, जानकारी के बारे में साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जिस काल में साहित्यिक स्रोत मिले हैं, लेकिन वह साहित्य को पढ़ने में सफलता, उस लिखित स्रोत को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए आधा इतिहास, आद्य इतिहास, प्रोटो इतिहास कहा गया। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि वैदिक सभ्यता में तो पुस्तकें हैं, निश्चित रूप से पुस्तकें हैं, लेकिन इन पुस्तकों की रचना गुप्त काल में हुई। तो फिर मंत्र कहाँ से आ गए? तो उस काल में मंत्र थे, वो सुन के याद किए हुए थे, इसलिए वैदिक पुस्तकों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। तो उस समय, जिस समय वैदिक काल है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में, उस समय वैदिक पुस्तकों को लिखा नहीं गया था, बल्कि ऋषियों ने अपने शिष्यों को याद करवाया था, और शिष्यों ने शिष्यों को, शिष्यों ने शिष्यों को। इसलिए ये लिखित स्रोत है, लेकिन वह स्रोत वैदिक काल में लिखा गया नहीं है। रिटेन एविडेंस गुप्त काल में इसका मिलता है। इसलिए इसे जिस काल में पुरातात्विक स्रोत मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, लेकिन साहित्यिक स्रोत या लिपि मिलता है, लेकिन या तो उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली, या लिखित स्रोत है तो बाद में लिखा गया। ऐसे आधा अधूरा लिखित जानकारी जो है वो आपको आद्य ऐतिहासिक काल में। तो वैदिक सभ्यता हमारा आद्य ऐतिहासिक काल का चैप्टर है। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसकी रचना, जिसे हम इतिहास के आद्य इतिहास काल में डालते हैं। आगे हम देखते हैं ऋषि परंपरा का याचक वाचक है एक वैदिक काल। जी हाँ, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है ऋग वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की जो संरचना, ऋग वैदिक काल को जो समय काल है, इसको हम 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास रखते हैं, और उत्तर वैदिक काल है जिस काल में लोहे का खोज हुआ, उससे हम 1000 बीसी से लेकर 600
बीसी तक हम वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजन करते हैं, 1500 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये आप देख रहे हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल जिसे हम दो भाग में, एक अर्ली वैदिक पीरियड या जिसे हम ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, इसे हम आपको अर्ली वैदिक काल या ऋग्वेद, इसे ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया कि इस काल में मात्र एक ही पुस्तक की रचना हुई थी, वह थे ऋग्वेद। तो इस काल के बारे में वास्तविक जानकारी का स्रोत, ओरिजिनल जो स्रोत है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से चूंकि इस काल की जानकारी मिलती है इसलिए ऋग वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद से 1000 ईसा पूर्व के बाद की जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे अर्ली वैदिक पीरियड। और इधर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना होती है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी पर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक काल। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में जो रचना हुई वो ऋग्वेद की हुई, जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है, इसलिए ऋग वैदिक काल, वैदिक काल की शुरुआत होती है, इसलिए अर्ली वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल, प्राक वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और इसलिए इसको 1500 बीसी से 1000 बीसी। और यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना होती है और 1000 बीसी से इसका पीरियड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेटर वैदिक काल। ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ये। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद की रचना में 10 ऋषियों का हाथ रहा। आइए हम उसको कोड के साथ याद करवाते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर हैं। तो अगर हम बताएं कि पहले मंडल के रचयिता कौन है तो अनेक ऋषि, दूसरे मंडल के रचयिता कौन है तो भार्गव हैं, तीसरे मंडल के रचयिता कौन है विश्वामित्र हैं, चौथे मंडल के रचयिता कौन है वामदेव हैं, पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि हैं, और छठे मंडल के रचयिता आपको भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, आठवें के अंगिरस, नौवें के सोमदेव और 10वें के अनेक ऋषि। यहाँ दूसरा से सातवां मंडल वंश मंडल के रूप में कहलाता है और सबसे प्राचीन मंडल के रूप में जाना जाता है। 10 ऋषि हैं। अगर पहले मंडल बताइए, पहले मंडल की रचना अनेक ऋषि, दूसरे के आपको भार्गव, वित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। इसको एक कोड बता देते हैं, कोड बताते हैं, कोड से याद करें। जैसे मान लो कि हम बस स्टैंड के पास खड़े हैं और लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी तो अनेक लोग दौड़ाएंगे मारने के लिए, तो हम क्या करेंगे फर्र से भागेंगे। तो इस तरह से पहले मंडल के रचयिता अनेक ऋषि, अनेक लोगों ने हमें बस स्टैंड पर मारने के लिए दौड़ाया, हम भाग रहे थे, हम क्या किए जल्दी जल्दी हम भागे, भार्गव हो गया दूसरा मंडल। अनेक लोगों ने दौड़ाया तो हम क्या किए जल्दी जल्दी भागे, तो भार्गव हो गया। तभी भाग ही रहे थे कि मित्र ने कहा बाएं से निकल जाओ, तो तीसरे मंडल में मित्र हो गए। मित्र ने कहा कि बाएं से निकल जाओ, तो बाएं मतलब वाम से वामदेव। फिर ध्यान रखिए, एक बस स्टैंड पर आप खड़े हैं, अनेक लड़ाई हो गई, अनेक लोग दौड़ाए, तो अनेक ऋषि पहले मंडल, तो दौड़ाए तो हम भागे जान बचाने के लिए, तो भार्गव हो गए। तो भाग ही रहे थे कि मित्र मिल गया, बोला कि धीरे से बाएं से निकल जाओ, तो भार्गव के बाद विश्वामित्र हो गए, कहा कि बाएं से, तो वामदेव हो गए। ठीक है ना। भागते भागते बाएं से जब भागे तो पहुंचे कहाँ, एक गांव में पहुंचे, आती गांव में, यहाँ अत्रि ऋषि हो गए। आती गांव में गए और जाके वहां पर अपने दोस्त के यहाँ रुक गए। तो दोस्त को बहुत भार बुझाया, हालांकि बहुत वो कुछ कुछ सुनाने लगा कि कितना दिन रहो, ऐसे भार बुझाया तो आपको भारद्वाज ऋषि हो गए। अब जब भार बुझाया तो स्वाभिमान था, बस पकड़ लिए, है ना, बस पकड़ लिए। तो इस तरह सातवां बस पकड़े, कैसे अपना कपड़ा लत्ता लेके, अंगा पैंट लेके, तो अगले के अंगिरस हो गए। और एकदम इतना फ्रस्ट्रेट थे। सोमदेव जानते हो ना, सेम पिया जाता है, वाइन के रूप में है सोमदेव। इतना फ्रस्ट्रेट थे, जाके सोमदेव के यहाँ खूब सूत के पिए, तो सोम रस पिए। और तब तक यह पी रहे थे, तब तक जिससे डरते थे वही बात हो गई, अनेक लोग दौड़ाए थे और खोजते खोजते फिर अनेक लोग आ गए। तो इसको समरी कर लीजिए कि पहला आपको अनेक ऋषि, दूसरा भार्गव, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरस, सोमदेव और अनेक ऋषि। निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। थैंक यू। अनअकैडमी पर जुड़े रहें। लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी। थैंक यू, बाय बाय।